सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, स्थान कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज लेसन प्लान के अनुसार हमारे इस अध्याय के अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, यूरोपीय संघ की स्थापना व गठन। तीसरा, यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य। चौथा, यूरोपीय संघ का संविधान। पांचवा, यूरोपीय देशों के मध्य मतभेद। छठवां, आसियान। सातवां, भारत व आसियान एक सफल बहुआयामी साझेदारी। आठवां, 2040 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। नौवां, भारत चीन संबंध, प्रमोद काल, टकराव काल व संवाद काल। तो बच्चों, अब हम आज का हमारा अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो बच्चों, जिस प्रकार हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तिशाली राष्ट्र उभर कर सामने आए थे। एक और था अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप अमेरिका की ताकत एक तरफा हो गई और विश्व में अमेरिका ही एक सबसे बड़ा सर्वोच्च ताकतवर देश बन गया। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इसकी ताकत को, यानी इसकी ताकत में बराबरी का, जो इसकी ताकत को रोकने के लिए, इसकी तानाशाही को रोकने के लिए विश्व में ऐसे कौन से संगठन होंगे जो विकल्प के रूप में काम करें। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका को चुनौती देने के लिए नए विकल्प यूरोपीय संघ, आसियान, भारत चीन सत्ता के नए स्रोत के रूप में विकसित हो रहा है और यही जो है भविष्य में अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। यही सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है। तो बच्चों, अब हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में कुछ प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब जो है राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हो रहा है। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढ लिया है। साथ ही उन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में काम किया है। चीन के आर्थिक विकास में विश्व राजनीति का काफी नाटकीय प्रभाव डाला है। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नजर डालेंगे। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं यूरोपीय यूनियन, जिसे कहा जाता है यूरोपीय संघ। तो यूरोप शताब्दियों से विश्व का केंद्र रहा है। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में यूरोप की स्थिति में मौलिक परिवर्तन आया है। इस काल की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे आर्थिक मंदी और दो विश्व युद्धों ने यूरोप को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अमेरिका ने टूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है। इन्हीं दो योजनाओं ने आगे चलकर यूरोपीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। यूरोपीय यूनियन क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सबसे सफल नमूना है। यह 6 सदस्य राष्ट्रों, जिनमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, इनकी सदस्यता से एक आर्थिक संगठन के रूप में यह यूरोपियन यूनियन, इसका प्रारंभ हुआ है। यह जो यूरोपियन यूनियन है, यही जो है 28 राष्ट्रों की सदस्यता वाला
एक यूरोपियन यूनियन बन चुका है। सन 1980 के दशक में यूरोपीय समुदाय के सदस्यों के द्वारा संगठन को सक्रिय और जीवंत बनाने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए गए हैं। सन 1987 में एक एकल यूरोपीय अधिनियम को पारित किया गया, जिसमें संयुक्त यूरोप के निर्माण का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। यूरोपीय समुदाय के 12 सदस्यों ने नीदरलैंड के मैस्ट्रिच नामक स्थान पर एकत्रित होकर 7 फरवरी सन 1992 को प्रस्तावित यूरोपीय संघ की रूपरेखा को अंतिम रूप प्रदान किया और इसे सारे लोगों ने स्वीकार किया। 1 नवंबर सन 1993 को नीदरलैंड की मैस्ट्रिच नामक स्थान पर मैस्ट्रिच संधि प्रभावी हुई। इस संधि के द्वारा ही आर्थिक समुदाय को यूरोपीय यूनियन का नाम दिया गया। यूरोपीय यूनियन में कुल 28 सदस्य है। इसमें 6 मौलिक सदस्य है। जो मौलिक सदस्य है उनका नाम क्या है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। और ये यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। अब हम देखेंगे बच्चों यूरोपीय यूनियन। तो ये क्वेश्चन बच्चों परीक्षा में आ चुका है। यूरोपियन यूनियन के कितने अंग है? तो आपको बताना है यूरोपियन यूनियन के 5 अंग है। इन अंगों के नाम इस प्रकार है। पहला आयोग, दूसरा परिषद, तीसरा यूरोपीय संसद, चौथा न्यायालय और 5वां परामर्शदात्री संस्थाएं। तो बच्चों पहला हम देखते हैं आयोग। आयोग जो है यह यूनियन की कार्यकारिणी संस्था है और 28 सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य है आयोग के। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और ये जो संघ है ये नीतियों का क्रियान्वित करती है, नियमों का निर्धारण करती है। अब हम यूरोपियन यूनियन का दूसरा अंग के बारे में पढ़ते हैं, परिषद। तो परिषद जो है यूरोपीय संघ की नीति निर्धारक संस्था है। यह आयोग के प्रस्तावों पर विचार करती है, सभी राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों में समन्वय स्थापित करती है, संधियों को लागू करवाने हेतु उत्तरदायी है। ये प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा परिषद में एक प्रतिनिधि को भेजा जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों यूरोपीय संसद। तो यूरोपीय संसद जो है इसमें 785 सदस्य होते हैं, जो यूरोपीय संघ की जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। इसे कोई विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं है, किंतु यह व्यवस्थापन में संशोधन कर सकती है। विधेयकों के संबंध में निषेधाधिकार एवं बजट स्वीकृत किया जाता है। चौथा अंग है न्यायालय। तो यूरोपियन यूनियन का जो न्यायालय है इसका गठन 25 न्यायाधीशों एवं 8 एडवोकेट जनरलों से मिलकर होता है। यह क्षतिपूर्ति के मामले सुनता है, आर्थिक कृत्यों की वैधानिक जांच कर सकता है। अब 5वां अंग देखते हैं हम, यूरोपीय निवेश बैंक। तो विभिन्न प्रोजेक्ट को धन देकर समुदाय के हितों की रक्षा करके तथा साझे बाजार में संतुलित विकास के लिए कार्य करना इस बैंक का मुख्य उद्देश्य है। जैसे आर्थिक सामाजिक समिति, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय की परामर्शदात्री समिति, इनको वो सहयोग प्रदान करती है, रक्षा प्रदान करती है। यूरोपीय आयोग की सहायता के लिए करीब 5000 स्थायी लोक सेवक होते हैं। इन लोक सेवकों को यूरोसाह कहा जाता है। ये यूरोसाह जो है वो कोयला, इस्पात, व्यापार, कृषि, वित्त आदि मामलों में विशेषज्ञ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य। तो यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत जो यूरोपीय राष्ट्र है उनमें सामाजिक और आर्थिक निकटता को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य एक समान विदेशी और सुरक्षा नीति प्रारंभ करना। तीसरा उद्देश्य यूनियन की एक समान नागरिकता की शुरुआत करना। चौथा उद्देश्य आर्थिक और मौद्रिक संघ का निर्माण करना। 5वां उद्देश्य न्यायिक और आंतरिक नीतियों में सदस्य राष्ट्रों के मध्य सामंजस्य विकसित करना। इस प्रकार यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य यूरोप का आर्थिक एकीकरण तथा मुक्त व्यापार और यूरोपीय एकता को बढ़ावा देना। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है, संयुक्त यूरोपीय मुद्रा, जिसको हम क्या कहते हैं यूरो के नाम से, चलन तथा संचालन का नियंत्रण रखने के लिए
जून 1998 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। 1 जनवरी सन 2002 को यूरो का प्रचलन प्रारंभ हो गया तथा यूरो जो है 12 यूरो क्षेत्रों की मुद्रा हो गई। केवल ब्रिटेन, स्वीडन एवं डेनमार्क मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। अब हम देखेंगे बच्चों यूरोपीय यूनियन की भूमिका। तो यूरोपीय यूनियन यूरोप का सबसे सफल संगठन है। इसे एकीकरण की दिशा में 20वीं शताब्दी की महान उपलब्धि हम कह सकते हैं। आर्थिक प्रकृति का यह संगठन सदस्य राष्ट्रों के मध्य एकता और सहयोग को प्रोत्साहित देने हेतु सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। यह एक अनूठा क्षेत्रीय संगठन है जो सदस्य राष्ट्रों और उनके नागरिकों पर बाध्यकारी निर्णय को लागू करने में सक्षम है। यूरोपीय संघ ने एक नए यूरोप का मार्ग प्रशस्त किया है। यह यूरोप एकीकरण को निरंतर सुदृढ़ता प्रदान कर रहा है। यूरोपीय संघ संप्रभु राज्यों का संघ है, फिर भी इसकी अपनी एक संसद है, अर्थात यूरोपीय संघ अनेकता में एकता की ओर अग्रसर हो रहा है। अब हम देखेंगे बच्चों यूरोपीय संघ का संविधान। तो जुलाई 2005 में 25 सदस्य यूरोपीय संघ के प्रस्तावित संविधान को अनुमोदित किया गया। 29 अक्टूबर सन 2005 के यूरोपीय संघ के पहले संविधान पर यूरोप के राजनेताओं ने हस्ताक्षर किए। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, राष्ट्रगान है और स्थापना दिवस है और उसकी मुद्रा है। बाद में बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया ये भी जो है यूरोपीय संघ के सदस्य बने। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे बच्चों। मार्च 2020 के प्रश्न में पूछा गया था यूरोप का झंडा। तो यूरोप का झंडा जो है वो सोने के रंग के सितारों का घेरा है। तो यूरोप का जो ये झंडा है इसमें सोने के रंग के सितारों का जो घेरा है ये क्या बताता है? तो सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। और इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहां की पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। संक्षेप में यूरोपीय संघ विश्व का एक बड़ा पूंजी बाजार बनकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक नई शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। सोवियत व्यवस्था विघटन के बाद यूरोपीय संघ अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा क्योंकि सैनिक क्षमता को छोड़कर बाकी सभी दृष्टिकोण से अमेरिका को दरकिनार करने की ताकत इस यूरोपीय संघ में होगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूरोपीय देशों में किन किन मुद्दों में आपस में मतभेद है। तो यूरोपीय जो देश है उनकी विदेश और रक्षा नीतियां एक दूसरे के खिलाफ है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो जो वहां की मुद्रा है यूरोपीय यूनियन की उसको लागू करने के संबंध में मतभेद है। इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, ब्रिटेन ने उसका समर्थन किया था, जबकि जर्मनी व फ्रांस इस हमले के विरुद्ध में थे। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि पर साक्षी और यूरोपीय मुद्रा को मानने का प्रतिरोध किया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आसियान के बारे में। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। तो सन 1967 में आसियान की स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करने के लिए की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व को निश्चित करना। सन 1995 में आसियान के 5वें शिखर सम्मेलन में भारत को पूर्ण वार्ता भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया। आसियान के संस्थापक राष्ट्र कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड थे। सन 2000 तक आसियान के निम्न 10 सदस्य थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस,
सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आसियान का प्रतीक चिन्ह। आसियान का प्रतीक चिन्ह, तो आसियान का जो प्रतीक चिन्ह है बच्चों, धान की 10 बालियां। और ये जो 10 बालियां हैं वो क्या बताती है हमको? दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। और ये जो वृत्त है वो आसियान की एकता का प्रतीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि आसियान के उद्देश्य। तो आसियान के क्या क्या उद्देश्य है? तो आसियान क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा को स्थापित करना, विभिन्न देशों में साझे हितों के मामले में परस्पर सहायता एवं सहयोग कायम करना, अपने लोगों को प्रशिक्षण तथा शोध जैसी सुविधाएं देने में परस्पर सहयोग तथा सहायता देना, दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को प्रोत्साहन देना, कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास को सहायता देना, समान उद्देश्यों तथा लक्ष्य वाले दूसरे क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लाभप्रद एवं निकटतम सहयोग कायम करना। आसियान विजन दस्तावेज 2020 के अंतर्गत प्रमुख उपाय पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आसियान विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्राथमिकता दी गई है। हरनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापार उदारीकरण व वित्तीय सहयोग वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। 2020 तक आसियान समूह ने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की राह में एक महत्वपूर्ण समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसे कानकाड समझौता 2 का नाम दिया गया है। आसियान समूह के अंतर्गत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय और एक आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय की कल्पना की गई है। क्षेत्र के भीतर होने वाले विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और आपसी सहयोग की संकल्पना की गई है। आतंकवाद से निपटने के लिए एक साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है। भारत की तरह कई आसियान देश भी जो है आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि भारत आसियान का पश्चिमी पंख है, जापान व दक्षिण कोरिया पूर्वी पंख है। आसियान रूपी जंबो बेट के उड़ने के लिए दोनों पंखों का सहयोग अपेक्षित है। आसियान अन्य क्षेत्रीय संगठन की तरह आपस में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने की दिशा में अपनी स्थापना के बाद से वर्तमान में निरंतर प्रयत्नशील है। इसकी सदस्यता क्रमशः बढ़ती जा रही है। भारत एवं चीन ने आसियान में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया है। विश्व के अन्य अग्रणी देश वो भी जो है आसियान की बैठकों में भाग ले रहे हैं, परंतु आसियान के सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी विवाद और कलह है, जिसका निपटाया जाना इसकी सफलता के लिए आवश्यक है। आसियान के सदस्य राष्ट्रों के मध्य में आर्थिक विषमता तथा विकास के स्तरों में भी काफी अंतर है। अतः आर्थिक एकीकरण की संभावना काफी कम प्रतीत होती है। बड़े शक्तियों का हस्तक्षेप, राजनैतिक सैन्य सहयोग तथा राजनीतिक संरचनाओं का विभेद आसियान की सफलता के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रही है। इन विषमताओं तथा अंतर विरोधों का यदि समाधान कर लिया जाए तो आसियान एवं दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक हितों की रक्षा एवं इनके संवर्धन में ये जो आसियान है वो सफल होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत व आसियान एक सफल बहुआयामी साझेदारी। तो बच्चों हम जानते हैं कि शीत युद्ध के समय, उत्तर शीत युद्ध काल में भारत ने अपनी पूर्व की ओर देखो की नीति के अंतर्गत पूर्वी एशिया, विशेषकर आसियान के देशों के साथ
आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया आरंभ की है। इन देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध अच्छे रहे हैं। सन 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत सन 1992 में ही भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस क्षेत्र की यात्रा की। इसी वर्ष भारत आसियान का वार्ताकार सदस्य देश भी बन गया, हमारा भारत देश। सन 2002 में भारत व आसियान के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलनों की शुरुआत हुई। 2009 में भारत व आसियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौता अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। सन 2012 में दोनों पक्षों के मध्य में द्विपक्षीय व्यापार $80 बिलियन था, जिसे 2015 तक बढ़ाकर $100 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया। दोनों देशों के मध्य में संबंधों की शुरुआत की 20वीं वर्षगांठ पर 20 दिसंबर 2012 को भारत व आसियान का विशेष शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 10 आसियान सदस्यों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम थी शांति तथा सहभागी संपन्नता में भागीदारी। आसियान के साथ ही भारत इसके सहयोगी उपक्रम, पूर्वी एशिया सम्मेलन तथा इसकी सुरक्षा व्यवस्था, आसियान क्षेत्रीय मंच में भी सक्रिय सहभागिता निभा रहा है। विगत 20 वर्षों में भारत व आसियान देशों के साथ व्यापारिक, आर्थिक, सामरिक विकास, साझेदारी, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में व्यापक सहयोग बढ़ाने को हमें बहुत सफलता मिली है। वर्तमान में भारत आसियान के मध्य बढ़ती हुई बहुआयामी साझेदारी भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति का सफलता का प्रतीक है। अब हम देखेंगे बच्चों, माओ तुसे तुम, है ना, माओ बोलने से माओ तुसे तुम। हाँ, तो माओ के बाद चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उदय। तो माओ तुसे तुंग ने सन 1949 में साम्यवादी क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की नींव रखी। इसके पश्चात साम्यवादी चीन ने बड़ी तेजी से अपना विकास शुरू कर दिया तथा अमेरिका के मुकाबले सत्ता में एक महत्वपूर्ण स्थान को बनाया। माओ युग के पश्चात सन 1978 से आर्थिक क्षेत्र में चीन की सफलता को एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है और अमेरिका के सामने एक विकल्प के रूप में हम उसको देख रहे हैं। तो आर्थिक सुधारों को लागू करके चीन ने वर्तमान समय में ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है कि कई आर्थिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि सन 2040 तक चीन की आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था से भी आगे निकल जाएगी। चीन की विशाल जनसंख्या, विशाल क्षेत्र तथा तकनीक उसके आर्थिक विकास के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। सन 1950 एवं सन 1960 के दशकों में चीन अपना उतना आर्थिक विकास नहीं कर पा रहा जितना वो चाहता था, क्योंकि तब वहां की जनसंख्या बहुत अधिक थी और वो जो है चीन के विकास में बाधा बन रही थी और कृषि परंपरागत ढंग से करी जा रही थी चीन में। परिणाम स्वरूप उत्पादन भी उतनी मात्रा में नहीं हो रहा था, जिससे जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा था। इसके साथ ही चीन की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, जो उसके आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सन 1970 में और सन 1970 के दशक में चीनी शासकों ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सन 1972 में चीन ने अमेरिका से अपने राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध बनाए। सन 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ यान लाई ने कृषि, उद्योग, सेना तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव पेश किए। सन 1978 में चीनी नेता देंग सियाओपेंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा करके आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। चीनी नेताओं ने विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए रूसी आर्थिक मॉडल शाक थेरेपी को न अपना करके चरमबद्ध ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोला। सन 1982 एवं सन 1998 में चीन ने क्रमशः कृषि एवं औद्योगिकरण का निजीकरण किया ताकि विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। कृषि एवं उद्योगों के निजीकरण से चीन की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत हो गई। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया।
वर्तमान समय में चीन एशिया की एक ऐसी आर्थिक शक्ति बन गया है कि विश्व के सभी देश चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं। सन 1997 में आसियान देशों से आए आर्थिक संकट को समाप्त करने में चीनी अर्थव्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व स्तर पर चीन पिछले कुछ दशकों से आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, परंतु फिर भी चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ कमियां हैं। जैसे चीन में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है, चीन में अमीरों और गरीबों के बीच में खाई पैदा कर दी है। चीन की आर्थिक स्थिति जो कमियां हैं हमको जो दिखाई दे रही है, वो आर्थिक स्थिति लगभग पूरे देश के अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। इस आधार पर चीन की अर्थव्यवस्था में विकास को कम आंकना ये हमारे लिए असंभव है, क्योंकि वो निरंतर विकास करता ही जा रहा है और जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो लगभग सभी देशों में हैं। यदि आज अधिकांश देश बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के साथ मिलकर व्यापार करना चाहती है, उद्योग लगाना चाहती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में चीन ने जो तेजी से अपना आर्थिक विकास किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दक्षिण क्षेत्र के लिए, आसियान के लिए। अब हम देखेंगे बच्चों कि 2040 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में होगी। तो सन 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में देखा जा सकता है। चीन विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। यदि हम चीन की ओर ध्यान दें तो एक चीज देखेंगे हम कि चीन में जो आर्थिक उन्नति है उसके लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी है। तो पहला चीज हमको देखने को मिलेगा कि चीन ने सन 1978 में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल न करके अपने अर्थव्यवस्था को चरमबद्ध ढंग से खोला, अरबों डॉलर विदेशी पूंजी का निवेश किया, जबकि माओ का सिद्धांत था न दुनिया से सहायता लेंगे न दुनिया के व्यापारियों को चीन में घुसने देंगे। चीन का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्नति का दूसरा कारण है चीन ने सैन्य बजट में कटौती कर दिया। आर्थिक आधार पर ध्यान केंद्रित करके अपने स्रोतों को आर्थिक विकास पर केंद्रित किया। यदि चीन चाहे तो सैन्य शक्ति में बजट बढ़ाकर एक दिन में महाशक्ति बन सकता है। तीसरा कारण है देंग सियाओपिंग। इन्होंने सहकारी क्षेत्र में जो कृषि थी उसको समाप्त करके निजी उद्यमों को स्वतंत्रता दिया, कई वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण समाप्त किए, बाजार अर्थव्यवस्था के अन्य मापदंड लागू करने के कारण चीनी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ। चीन जो है वो पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के लिए सबसे आकर्षक केंद्र बन चुका है। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है, इसलिए वह दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। चीनी अर्थव्यवस्था कृषि और ग्रामीण उद्योगों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा और वो अमेरिका को चुनौती दे सकता है। सन 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन की आर्थिक उभार में काफी मदद की है। लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इनकी नीतियां बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत और चीन के मध्य जो संबंध है उसका इतिहास। तो इनके संबंधों का इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, भारत चीन संबंध प्रमोद काल 1949 से 57। दूसरा, भारत चीन संबंध टकराव व तनाव काल 1957 से 1978। तीसरा, भारत चीन संबंध संवाद काल सन 1978 से 2002। तो हम देखते हैं बच्चों भारत चीन संबंध प्रमोद काल 1949 से 1957। तो चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही मैत्रीपूर्ण रहा है।
हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत और चीन की मित्रता पर बल दिया था। सन 1949 में चीन में हुई साम्यवादी क्रांति का भारत ने अपने हृदय से स्वागत किया था। कोरियाई युद्ध में चीन का समर्थन किया भारत ने। चीन के नवीन गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ में उचित स्थान दिलाने में भारत ने अनेक प्रयत्न किए। पंचशील के सिद्धांतों की रचना में मदद की। भारत ने तिब्बत में चीन की प्रभुता को स्वीकार करके तिब्बत के प्रश्न पर पारस्परिक मतभेद को अपनी मित्रता के मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया। अब हम देखेंगे बच्चों, भारत चीन संबंध, टकराव व तनाव का काल। तो सन 1957 से 1978 में तनाव के मध्य तो भारत चीन संबंधों की कहानी भारतीय नेताओं का आदर्शवादिता, अदूरदर्शिता तथा चीनी विश्वासघात की कहानी बन गई। 31 मार्च सन 1959 को दलाई लामा ने 8 व्यक्तियों के साथ भारत में राजनीतिक शरण ली। धीरे धीरे बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत आने लगे। भारत सरकार ने इन्हें मसूरी के निकट बसा दिया। चीन ने इसको शत्रुतापूर्ण एवं विरोधी कार्य माना। बस यहीं से भारत और चीन के मध्य कटुता का बीजारोपण हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों, भारत चीन सीमा विवाद। तो सन 1950-51 में साम्यवादी चीन के मानचित्र में भारत के एक बहुत बड़े भाग को चीन का अंग बताया गया था। यहीं से भारत और चीन सीमा विवाद प्रारंभ होता है। अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे बच्चों, भारत पर चीन का आक्रमण 1962। तो 8 सितंबर सन 1962 को चीनी सैनिकों ने मैकमोहन रेखा को पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश करके सैनिक आक्रमण कर दिया। अब हम देखेंगे बच्चों कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। तो पहला कारण था चीन की विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन करना। दूसरा, तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। दलाई लामा को शरण देने के कारण भारत से चीन नाराज था। अब हम देखेंगे बच्चों तीसरा कारण। तो एशिया में चीन को सर्वोच्च शक्ति बनाने तथा भारत को नीचा दिखाने की चीन की इच्छा, यह भी जो है भारत और चीन के मध्य आक्रमण का एक कारण बना। सन 1965 तथा सन 1971 के मध्य भारत पाक युद्धों में चीन का रुख पूर्णतया भारत विरोधी रहा। अब जनता शासन काल में भारत चीन संबंध। तो भारत में जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने पर दोनों देशों में अपनी विगत बातों को भूलकर नए सिरे से संबंधों को सुधारने की दिशा में प्रयास किए, क्योंकि चीन ने समझ लिया कि भारत सोवियत रूस का मित्रता है। भारत चीन मित्रता में बाधक नहीं है। सन 1976 में दोनों देशों के द्वारा पुनः कूटनीतिक संबंध स्थापित करते हुए अपने अपने राजदूत एक दूसरे के देश में भेजे। दोनों देशों के मध्य में पुनः व्यापार प्रारंभ हो गया। सन 1978 में दोनों देशों के मध्य में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का व्यापार हुआ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत चीन के संबंध संवाद काल 1978 से 2002। इसमें हम भारतीय महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इनका और भारत चीन संबंध, इनके बारे में देखेंगे। तो भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और चीन के प्रधानमंत्री श्री कुओ फेंग के मध्य में 9 मई सन 1980 को बेलग्रेड में वार्ता हुई, जिससे यह संकेत मिले कि चीन भारत से संबंध सुधारने के लिए उत्सुक है। 17 नवंबर सन 1987 तक भारत चीन सीमा विवाद संबंधी वार्ता के 8 दौर गुजरने के बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है। अब हम देखेंगे बच्चों राजीव गांधी और भारत चीन संबंध। तो सन 1984 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन के साथ संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को जारी रखा। सीमा विवाद के संबंध में वार्ताओं का छठा दौर शुरू हुआ। 1985 में श्री राजीव गांधी ने न्यूयॉर्क में चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की। इससे तनाव शैथिल्य बना रहा। 1987 में भारत के विदेश मंत्री नारायण दत्त तिवारी बीजिंग गए। भारत चीन संबंधों का यह 8वां दौर भी हुआ।
अब हम पढ़ेंगे बच्चों अरुणाचल प्रदेश में चीन का आक्रमण। जून सन 1986 में चीन के सैनिकों ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में 6-7 किलोमीटर भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर लिया। अब पढ़ेंगे बच्चों हम भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह की चीन यात्रा। तो सन 1999 में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने चीन की यात्रा लगभग 8 वर्ष के अंतराल के बाद की। कारगिल मसले पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करने से इनकार कर दिया। चीन ने इस संबंध में अपना यह दृष्टिकोण दोहराया कि दोनों देशों के संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान हमको खोजना चाहिए। जनवरी सन 2001 में चीनी वरिष्ठ नेता भारत यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने घोषणा की कि वर्तमान में दोनों देशों के मध्य संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, आगे इसके लिए और सकारात्मक परिणाम आने की आशा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों श्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत चीन संबंध। तो नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री ली फंग की यात्रा के दौरान 3 समझौतों पर चर्चा हुई। ये 3 समझौते कौन कौन थे? भारत और चीन व्यापार करने के लिए सहमत हो गए। दूसरा, भारत ने संघाई में चीन ने मुंबई में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया। तीसरा समझौता, दोनों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि विश्व में जो अमेरिका को चुनौती देने के लिए यूरोपीय संघ, आसियान, भारत और चीन सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हो सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी यह क्लास आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।